अभी कहानी स्टार्ट कहाँ हुई है, ट्रैवल करके आए हैं, उतना ही आधा और बचा हुआ है। अपनी स्ट्रेटेजी सुधारिए प्लीज। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत गलत है। आप अपनी मिस्टेक्स को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आप अपनी मिस्टेक्स से सीख ही नहीं रहे हो। तो आधे घंटे में सर मैथ्स के 3 ही सवाल सॉल्व हो पाए, मैथ्स डिफिकल्ट है। नहीं जी, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपने डिफिकल्ट बना दिया उसको। जो भी ये माहौल चल रहा है, सब इसी माहौल से गुजर रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि सर मैं ही प्रेशर में हूं, नहीं भाई, सभी प्रेशर में, सभी के नंबर कमाने। तो आसान आई थी, मुश्किल आई थी, ये आपको भी पता होना चाहिए। पेपर के अंदर बाहर आने के बाद में हर सवाल आसान होता है, सब कोई कर लेते हैं, बस वो ओ यार नहीं बोलना और पेपर के अंदर ही करके आना, यही इतना सा चैलेंज है बस। सब अलग अलग घर में बैठे हैं, सबका अलग अलग मेंटल स्टेट है, सब अलग अलग मोटिवेटेड है और सब अपनी अपनी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। आपका जो पूरा डे है वो सिर्फ अब 2 ही कामों के लिए डिवाइडेड होना चाहिए। 3 घंटे का टेस्ट और प्लस 1 घंटा उसकी एनालिसिस के लिए। उसके बाद में सर इस पूरे डे में आप क्या करोगे, दैट इज योर रिवीजन। रिवीजन तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों डायमेंशन में, दैट इज PCM। ये आपका पूरी कहानी चलनी चाहिए और ये टोटल जो आपका दिन होना चाहिए, दैट शुड बी सम अप टू, मतलब ये कितना आ जाना चाहिए सर, सम अप टू कितना, कम से कम 10 से लेकर सर ये 12 घंटे होना चाहिए। 3 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे की एनालिसिस हटा दूं कि आपने कहां गलती करी, कौन से टॉपिक में आप रह गए, कौन सा फॉर्मूला आपने गलत यूज किया, तो उसके बाद में आपके पास तब भी 8 या 9 घंटे बचने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप PCM को वैसे तो इक्वली टाइम देना चाहिए, बट हाँ कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं आपने फिजिक्स में रिवाइज किए, बहुत जल्दी टाइम, मतलब टाइम उसमें लगा ही नहीं, बहुत जल्दी से रिवाइज हो गए, केमिस्ट्री में जल्दी से हो गए, मैथ्स में टाइम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। अपनी स्ट्रेटेजी सुधारिए प्लीज। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत गलत है। आप अपनी मिस्टेक्स को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आप अपनी मिस्टेक्स से सीख ही नहीं रहे हो। गलती कर दी, नंबर कम आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ गए। नहीं भाई, एक्सेप्टेंस होनी ही नहीं चाहिए। आप पता करिए कि क्यों कम नंबर कम आए हैं, कौन सा सवाल था, क्या टॉपिक था, क्या आपने गड़बड़ की, तो एक्सेप्ट मत करिए उन गलती को, उनसे सीखिए। और लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिए। जैसे कुछ बच्चे अभी जो मुझसे मिले थे, वो जो बोल रहे हैं कि सर क्या मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करूं, नहीं जी। आप अगर जा रहे हो तो मैथ्स के लिए पेपर में आपको 1 घंटा 25 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए। इतना टाइम आप मैथ्स के लिए सफिशिएंटली निकाल के जाओ। अब चाहे ये टाइम आप पहले निकाल लो, बाद में निकाल लो, आपकी इच्छा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर आप मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हो तो दैट इज गुड, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 घंटा फिजिक्स को दे दिया, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया, फिर आप बोल रहे हो आधे घंटे में सर मैथ्स के 3 ही सवाल सॉल्व हो पाए, मैथ्स डिफिकल्ट है। नहीं जी, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपने डिफिकल्ट बना दिया उसको। चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, कुछ भी हो, कैसा भी रंग बिरंगा पेपर आए, आसान आए मुश्किल आए, ठीक है, आसान पेपर आए तो सवाल ज्यादा करने होते हैं, मुश्किल पेपर आए तो हमें जो सवाल हम करें वो सही होने चाहिए। और ऐसा बिल्कुल एकदम प्रमाणित है, हमने देखा, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों की रैंक आती है उनको भी नहीं पता होता कि उनकी क्या रैंक आने वाली है, बस वो लास्ट के दिनों में बोलते हैं ना, अंधाधुंध मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत, देखते नहीं तो सोचते ही नहीं, कुछ भी बात पे दिमाग में आने नहीं देते। एंड नथिंग शुड ट्रबल यू, किसी भी कारण में, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम। आपको अपनी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपको बाकी लोगों की पता नहीं है, तो सबकी सिचुएशन स्ट्रगलिंग है बेटा, सब इसी माहौल से गुजर रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि सर मैं ही प्रेशर में हूं, नहीं भाई, सभी प्रेशर में। और आपने एक काफी लंबी जर्नी आप तय करके आए हो और इस जर्नी का आपको 100% फायदा होगा, बस लास्ट के दिनों में अब बिल्कुल रुकिएगा मत। अच्छा, एनालिसिस में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, वो टॉपिक जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा हो, उसको आप एक बार जरूर देखो। कॉन्सेप्चुअल डाउट को एक बार क्या देखो, जरूर देखो कि कहां गड़बड़ की। फॉर्मूला अगर आपने गलत लगाया, ओहो सर मैं तो फॉर्मूले में 2 लिखना भूल गया था, नीचे 2 भी होता है, तो फॉर्मूला वापस से याद कीजिए। गलतियां होंगी, उन्हीं से ही सीखना है। नेक्स्ट सर, आप एक काम और करिएगा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, दैट इज आपकी कॉपी में नोट्स के थ्रू जब जाओगे, इनफैक्ट या PDF के थ्रू भी अगर जाते हो, तो बहुत सारी जगह स्टार्स लगे होंगे, स्टार्स PDF में दूर से देखने में पता चल जाता है। दैट इज 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी, जरूर आपको रिवाइज करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सिर्फ आप ये 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी पहले रिवाइज करने बैठ जाओ। आप उस चैप्टर के थ्रू जा रहे हो, वहां पर एक बीच में आपने देखा कि सर आपने लिखवाया था कि 100% क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा डीपली और देख लिया, उसको एक पेज पे भी लिख लिया, ताकि जब हम लास्ट के 2 दिन बचेंगे तो एक बार इनको देख जाएंगे फिर से। दूसरा, नंबर कमाने से घबराओ मत, बिकॉज यहां जो नंबर आ रहे हैं जरूरी नहीं कि यही नंबर वहां पर आए, समझ में आया? घबराने से काम खराब होता है। बस कम को ये देखो कि मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है और कहां पर मार्जिन की अभी भी व्यवस्था है, अभी भी गुंजाइश है। और एट लास्ट देखो यार, IITian और NITian तुम जैसे लोग ही बनते हैं और तुम ही मिलने आते हैं, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो प्लीज। और कोई सेकंड थॉट दिमाग में मत आन दो कि मैं तो सेकंड अटेम्प्ट में जान लगा दूंगा, मेरा तो ये बर्बाद है। कुछ नहीं भाई, अभी तो लगा पहले। जब तू अभी नहीं लगा पा रहा है जान, तो सेकंड अटेम्प्ट में कहां से लगा देगा? फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ो, पहले फोड़ो, मतलब
फुल एनर्जी से, फुल पावर से भिड़ जाइए, बाकी जो होगा देख लेंगे। पेपर में जाने के बाद में आप वहां पर अकेले होंगे, पेपर में आप जाओगे तो पेपर में आप होंगे अकेले एकदम। हो सकता है कोई मूवमेंट आपको ऐसा दिखाई दे जहां पर आप पैनिक कर जाओ। पैनिक मतलब कि अरे सर 2 सवाल लगातार नहीं हुए, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक की सिचुएशन जनरली बाहर कहीं से नहीं आती है, हम ही उसको डेवलप करते हैं। अगर आपसे सवाल नहीं सॉल्व हुए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 75 सवाल है भाई, 75 करने हैं ना, 90 सवाल है, डर काहे रहे हो? और ढूंढो, वो वाले ढूंढो जो आपसे हो जाए। तो मतलब ध्यान रखिएगा प्लीज, पेपर अटेम्प्टिंग इज जस्ट लाइक, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये मैंने एक प्लेन बनाया छोटा सा, जस्ट लाइक टेक ऑफ। आपकी स्पीड रनवे पर ही तेज बनेगी, और एक बार अगर प्लेन उड़ गया मतलब आपने शुरू के 2-4 सवाल ऐसे कर दिए जिसपे आप धमाधम टिक लगा रहे हो, दैट मींस आपका टेक ऑफ प्रॉपर हो गया। अब ऊपर फ्लाइट में जाकर थोड़ी बहुत ट्रबुलेंस आएगी, एक बार होता है ना, हाँ एक सवाल आया, ओह सर ये थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में किस मार्क्स के या किस सवाल के कितने मार्क्स हैं वो आप सभी लोग जानते हो। आपने डिफिकल्ट वाला अटेम्प्ट किया आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आसान सवाल ढूंढिए, और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जैसे जितने लोगों से बात हुई है कि पहले पूरी फिजिक्स, फिर पूरी केमिस्ट्री, फिर पूरी मैथमेटिक्स। ये स्ट्रेटेजी, यस बेटा, दिस इज 100% रॉन्ग। हाँ, पहले फिजिक्स में एंट्री लो, कोई बात नहीं, इसके सर 2 या 3 सवाल या 3 या 4 क्वेश्चन, अगर फिजिक्स आपकी फेवरेट है तो 4 से लेकर 5 सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जिट ले लो, फिर यहां एंट्री लो। इसके भी सर 4 से लेकर 5 सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके यहां से एग्जिट ले लो, फिर आप यहां से एंट्री लो इसके अंदर। मैथ्स में हो सकता है ऐसे अमाउंट आपको कम मिले, बट हाँ मिलेंगे। इसमें भी आप 2 से 3 सवाल सही करके फिर यहां से एग्जिट ले लो, फिर वापस फिजिक्स में चले जाओ। आप फिजिक्स में ही घूम रहे हो 1 घंटे तक, फिर केमिस्ट्री में 1 घंटे तक, तो ये आपकी खराब हो जाएगी। आसान सवाल मैक्सिमम तो देख के ही पता चल जाते हैं, बट हाँ जो आपके टॉपिक से हैं, जो आपका वीक पार्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिसके क्वेश्चंस करना आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए आसान सवाल है। जाओ देखो बड़ा सवाल, हाँ यार ये तो कर सकता हूँ। इजी सवाल आपको सबसे पहले करने हैं। टोटल अमाउंट मिलाकर अगर आपने 10 सवाल भी कर दिए ना, चाहे 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, 2 मैथ्स के, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू के आधे घंटे में वो 10 सवाल कीजिए, उसके बाद में आप लाइन से सवालों को लीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए कि पहले ही फिजिक्स में घूमे जा रहे हैं, लगे हुए हैं आंसर निकाल के छोड़ूंगा। नहीं भाई, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। बिलीव मी, आपके नंबर ज्यादा आएंगे। इसमें भी आसान सवाल होते हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। प्रॉमिस कीजिए कि आपको एक एक सवाल पता हो कि कौन सा कहां रखा हुआ है, कौन सा आसान सवाल है जिसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं। ये अगर आप अपने बिहेवियर में ले आए तो आपके नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे बेटा। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने सुनी होगी, कुछ बच्चे भी आपको ऐसे मिले होंगे कि सर मैं तो पूरा सिलेबस ही मेरा कंप्लीटेड नहीं था, बट फिर भी मेरे नंबर इतने आ गए। तो उनकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत जोरदार होती है भाई। तुम्हारी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो इमोशनल है। फिजिक्स करता आया हूं, फिजिक्स ही करूंगा, इसके तो सवाल सही करके ही छोड़ूंगा। ये क्या है? ये जबरदस्ती कर रहे हो तुम पेपर के साथ। और तुम्हें पता है पेपर कम से कम 50 एक पेपर तो दे दिए जब से यहाँ पे एडमिशन लिया है। पेपर से जबरदस्ती करने वाला आज तक तो कोई जीता नहीं, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूं। तो इमोशनल और ईगो वाली बातें साइड रखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हिसाब रखिए, फायदेमंद सेल्फिश बन जाओ कि कितना करूंगा, मेरे कितने नंबर आएंगे। ज्यादा करने से सर फिजिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी या केमिस्ट्री तो सर मेरी फेवरेट थी, देखो टिक करो, सभी लोग यही बोलते हैं कि केमिस्ट्री में तो नंबर आने चाहिए। ये बात आपकी प्री अज्यूम्ड है, एग्जामिनेशन से बाहर थी। अंदर गए, हो सकता है केमिस्ट्री का ही पेपर टफ आ गया तो वहां पर आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यू कैन हैंडल द सिचुएशन। सर मैथ्स टफ आती है सर, आपने कम से कम 10,000 बार बोला है। पेपर सर अंदर गए तो देखा मैथ्स के तो सवाल ऐसे आए हुए हैं कि देखो टिक करो, ऐसा आ गया तो। और मान लो पेपर ऐसा आया कि देखो टिक करो, मान लो जैसे कि इमेजिन सिचुएशन, और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करते करते मैथ्स तक पहुंचने वाले हो। एग्जामिनेशन से बाहर आकर आपको पता चलता है कि मैथ्स आसान आई थी या केमिस्ट्री आसान आई थी, कुछ भी तो आसान आई थी, मुश्किल आई थी, ये आपको भी पता होना चाहिए। पेपर के अंदर बाहर आने के बाद में हर सवाल आसान होता है, सब कोई कर लेते हैं ओ यार बोल के, बस वो ओ यार नहीं बोलना और पेपर के अंदर ही करके आना, यही इतना सा चैलेंज है बस। तो अपनी प्री अज्यूम चीजों को पेपर में, हाँ ये हमारा एक्सपीरियंस में काम आता है सर कि मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स आसान आ रही है, स्कोरिंग आ रही है, हम नंबर ला सकते हैं, ये हमारे प्री अज्यूम्ड फैक्टर्स हमारे काम आते हैं। बट यही रियलिटी है, इस बात को लेके मत जाइएगा पेपर में। मान लो मैथ्स की आसान पेपर डाला हो तो इस बार, मुझे भी नहीं पता, और डाला हो तो सर हो तो क्या, वो हमारा तो रह जाएगा। फिर भी बाहर आके आप निकलो एग्जामिनेशन, बाकी लोग बात कर रहे होंगे, अरे भाई मैथ्स के इस बार देखे तूने कितने आसान सवाल आए। जेईई एडवांस का 2017 का जो लोग पेपर देने गए थे उनको ये बात नहीं पता थी, एडवांस की बात कर रहा हूं, बट आया ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पेपर आपका पूरा देखा हो, आपको पता हो कि कौन सा सवाल कहां पर है, किसको कब किल करना है, ये सब सारी बातें आपको मदद करती है बेटा। और पेपर में अगर आप पैनिक होते हो, कुछ नहीं, आंखें बंद कीजिए, अपने गुरुजनों की बातें याद कीजिए, माता पिता का चेहरा याद कीजिए, पानी अगर लेके गए हो साथ में तो पानी पीजिए, एक बार वॉशरूम या टॉयलेट का अगर चक्कर अलाउड हो तो वहां लगा के आओ,
अपने आप को समझाओ, क्योंकि और कोई समझाने नहीं आ सकता वहां। और बाकी दुनिया तो चाहती ही है कि पैनिक हो जाओ तुम। मतलब तुम अगर एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बात करो, दूसरे से पूछो, तो वो ये अपने मुंह से बोल के नहीं चाहेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि अच्छा तेरा पैनिक हो जाए, तेरा खराब हो जाए, बट उसको तेरे पैनिक होने से कोई मतलब भी नहीं है। तो अपने आप को ही समझाना कि नहीं, अभी भी इस पेपर में चाहे सबसे डिफिकल्ट पेपर आए, मैं एक और वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूं, आज तक की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर आए, तब भी आप मैथ्स में 10 सवाल सही करके आ सकते हो। 15 डिफिकल्ट डाल देगा, 10 तो होंगे अभी भी सर। 10 10 10 40 थी 120, ये है। और अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, फिर हम मिलेंगे, फिर से लाइव का सेशंस लेंगे, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट यस, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुट जाइए, लग जाइए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि जब भविष्य बदलता है तो वो बता के नहीं बदलता कि अरे भाई तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू अभी सेलेक्ट होने वाला है। ऐसा कोई बता के नहीं जाएगा, वो अचानक से आ जाएगा सर। बस हम मेहनत करते रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय बाय बेटा।